नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से एक सुओ मोटो केस की जो समाअत है उसके दरमियान इस किस्म के कमेंट्स मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं, जहां जज साहिबान ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत जो है वो उसकी जो कैबिनेट है प्राइम मिनिस्टर की वो मुकम्मल तौर पर इनफेक्टिव लगती है। कैबिनेट में करप्ट लोग जो हैं वो शामिल हैं, जिस पर बज़ाहिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने वहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया। ये ऐन मुमकिन है कि अखबारी रिपोर्टर्स ने और टेलीविज़न चैनल्स ने जो ख़बरें लगाई हैं वो मुबालगा आराई पे मबनी हो, ये दुरुस्त ना हो, ये गलत प्रेजेंट कर दिया गया हो, क्योंकि इन ख़बरों के आने के बाद से ऐसे भी बहुत से हलके हैं जहाँ ये बहुत परेशानी पैदा हुई है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत से ऐसे एरियाज़ में जा रही है जहां उसे इस स्टेज पे कम से कम जाना नहीं चाहिए। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ से चंद घंटे पहले प्लानिंग के फेडरल मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब ने जो अपनी प्रेस ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें करने के लिए। एक है ट्रेस करना, उन्होंने कहा, दूसरी चीज़ है टेस्टिंग करना और तीसरी चीज़ है क्वारंटाइन करना, यानी TTQ। और अगर हम TTQ कर पाएँ तो हमें मुकम्मल लॉकडाउन्स की ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर इंडिकेशन है, फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती है कि लॉकडाउन्स, जो मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल है जिसमें दुकानें, रिटेल स्टोर्स, शॉपिंग की जगहें जो हैं वो बंद हैं, उसे जल्द अज जल्द खोलने में वफाकी हुकूमत हमें दिलचस्पी दिखाती नज़र आती है। अगर ये इस तरफ है तो दूसरी तरफ सिंध के चीफ मिनिस्टर ने आज एक बार ये कहा, मुराद अली शाह साहब ने, कि मुकम्मल लॉकडाउन इसलिए नहीं हो सके, इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं हो सके कि वफाकी हुकूमत की तरफ से मिक्स्ड सिग्नल्स हमें मिलते रहे हैं। इस वजह जब ये हम देखते हैं तो फिर एक जहन में ख्याल आता है कि शायद पाकिस्तान में कोरोना की मैनेजमेंट के हवाले से बहुत सी जो है पॉलिटिक्स हो रही है डिफरेंट धड़ों के दरमियान। तीसरी जो चौथी गलबन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस की जो लीडरशिप थी, अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने इंग्लिश की एक वीडियो के ज़रिए उन्होंने एक मैसेज भेजा कि आप सबको दुनिया में और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के साथ मिलके एक एनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनानी चाहिए जिसमें डेवलपिंग वर्ल्ड को कर्ज़ों की रीस्केड्यूलिंग, उनके कर्ज़े जो हैं वो आगे बढ़ाए जा सकें, उसमें उनको कुछ माफ़ी या आसानी जो है वो मिल सके, क्योंकि कोरोना की जो मौजूदा पेंडेमिक की सूरत हाल है उसके नतीजे में जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसकी इकॉनमीज़ जो है वो शदीद तरीके से मुतासिर हुई हैं। आज ये भी बात सामने आई कि वफाकी हुकूमत अपनी तमाम जो डिस्कशन है बजट के हवाले से उसे मौखर कर रही है जब तक कि कोई क्लैरिटी मिलेगी कि बजट मेकिंग में हुकूमत की पॉलिसी जो है वो क्या हो सकेगी। और एक गैर मुसद्दका जो ख़बर सर्कुलेट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो ये भी है कि पाकिस्तान मज़ीद कर्ज़े लेगा बहुत बड़ी तादाद में IMF से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, ताकि पिछले कर्ज़ों को उतारा जा सके। ये नुक्ता आगाज़ है हमारी डिस्कशन का। मुझे आज की इस डिस्कशन में ज्वाइन कर सकेंगे हारून शरीफ साहब, जो कि साबिक चेयरमैन रह चुके हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे ज़ुबैर तोफ़ैल साहब, जो कि साबिक सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, चेयरमैन भी हैं तोफ़ैल केमिकल्स के। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार, जो कि माहिर हैं वबाई अमराज के, वायरोलॉजिस्ट हैं, वाइस चांसलर हैं नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद में। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद नईम मीर, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। हारून शरीफ साहब, ये जो है कि पाकिस्तान अपने बजट मेकिंग के प्रोसेस को मौखर कर रहा है, पाकिस्तान मज़ीद कर्ज़े लेगा ताकि पिछले जो कर्ज़े हैं उनकी अदायगी हो सके, और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक एनेबलिंग एटमॉस्फेयर मांगी है बैनुल-अक़वामी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन की लीडरशिप से, इन तीनों डेवलपमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर पीरज़ादा। देखिए, ये एक इंतहाई इस वक्त मुश्किल और अनसर्टन हालात में पूरी दुनिया के ममालिक पड़ चुके हैं, पाकिस्तान बशमूल। यहाँ पर हमें प्लानिंग करना, बजट बनाना, इन सब के अंदर बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का सामना है। अब आप देखिए, पाकिस्तान के जो एस्टिमेट्स आना शुरू हुए हैं इंडिपेंडेंट, जिसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कर रहा है, डॉक्टर पाशा कर रहे हैं, बाकी लोग UN की रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक की आई है, 1 से 3% तक GDP के अंदर गिरावट की प्रोजेक्शंस की जा रही हैं डिफरेंट सिनेरियोज में। जो हमें फाइनेंसिंग की जरूरत पेश आएगी इकोनॉमी को गिरावट से क्या मतलब है करने के लिए, और GDP हमारी घट सकती है 1% से 3% तक।
देखिए ना, 2.6 से 8% की प्रोजेक्शन है। अगर हम इस सिनेरियो में रहें तो 1% की आ रही है कि ये 1.6 या 1.3 पे चली जाएगी। तो उससे गुर्बत भी बढ़ेगी, उससे टैक्सों की कलेक्शन भी कम हो जाएगी। जो हमारा इस वक्त फिस्कल डेफिसिट है वो 9.5% प्रोजेक्ट किया जा रहा है अंडर द करंट सिनेरियो। अल्लाह करे कि इससे हालात बहुत बुरे ना हों। जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो रिक्वायरमेंट आई नहीं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है, ठहरे सर, रुक जाए, जो प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है, हारून साहब, जो प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है इंटरनेशनल मालियाती इदारों से कि आप एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जिसमें कर्जों की रिस्केड्यूलिंग हो सकती हो, कुछ उसकी पेमेंट्स आसान हो सकती हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल? जी, ये बहुत टाइमली रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि इस वक्त जो अभी क्राइसिस आएंगे फाइनेंशियल, बहुत से मुल्क डेट सर्विसिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत से मुल्क में गुर्बत डबल हो जाएगी। एंड आई रियली वेलकम प्राइम मिनिस्टर्स अपील। लेकिन इसकी कुछ रियलिटीज हैं। रियलिटीज ये हैं कि ये जो मल्टीलैटरल इदारों के कर्जे हैं, इनके लिए एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। ये किसी एक मुल्क के लिए पैकेज नहीं आ सकता। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जो अगर मैं सिर्फ समझाने के लिए, हम 2 तरह के कर्जे लेते हैं। एक बहुत सस्ता है जिसको आईडीए कहा जाता है, एक उससे महंगा है जो आईबीआरडी कहलाता है। तो सबसे पहले ये ममालिक जो आईडीए वाले जो गरीब मुल्क हैं वहां देखेंगे, पाकिस्तान की बारी सेकेंड टाइम पर आएगी। दूसरी चीज समझने की यह है कि ये जो बहुत से कर्जे हमें दिए गए हैं, आईएमएफ का है, वर्ल्ड बैंक का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, ये हमारी ओवरऑल डेट में 20% से ज्यादा नहीं है। हमारे ज्यादातर कर्जे इंटरनल हैं, तो इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा अगर ये होता है, लेकिन रिलेटिवली कम होगा। मेरी जाती तजर्बे में जो 18 बरस मैं इन इदारों में काम करता रहा हूं, पहले एक हाईली इंडेटेड पुअर कंट्रीज का इनिशिएटिव भी 1990s में मैंने देखा। अभी भी मैं आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ इन टच हूं, बाकी लोगों के साथ। पाकिस्तान की बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपने कर्जों को मौखर करे, रीशेड्यूल करे, कंडीशनैलिटीज को सॉफन कराए। अगर हम हेल्थ किन कर्जों को, अंदरूनी कर्जों को, बैरूनी कर्जों को? सारा दोनों को। खास तौर पे बैरूनी कर्जों की जो कंडीशन अगर है कि आप अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं, वो तो बढ़ने से रहा। आप उनसे कहें कि जी अगर हम इतने $1 मिलियन या $1 बिलियन ह्यूमन रुक जाए जुबैर तोफैल साहब, आप बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्री को लीड करते हैं। जुबैर तोफैल साहब, आपको क्या लगता है जो हारून शरीफ साहब कहते हैं कि बेस्ट ऑप्शन यही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कि अपने अंदरूनी और बैरूनी कर्जों को रीस्केड्यूल करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन वर्क करने वाली नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी इंटरनेशनल एजेंसी से अपील की वो बिल्कुल सही है। हमें चाहिए कि जितने फ़ॉरेन लोन्स हैं उनको फ़ौरन रीशेड्यूल कराएं, और हो भी जाएगा। उसकी वजह यह है कि बैनुल-अक़वामी माहौल ऐसा बना हुआ है, ये पेंडेमिक की वजह से और कोविड-19 की वजह से, कि अगर हुकूमत ये बात उनके सामने पेश करती है तो ये आसानी से मानी जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी अपील की है वो बिल्कुल बर वक्त की है, और मुझे यकीन है कि इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं इसको अंदरूनी कर्जों का क्या होगा? चाहे अंदरूनी कर्ज़ों को भी रीशेड्यूल करना होगा, लेकिन अंदरूनी कर्ज़ों का मसला ये है ना, अंदरूनी कर्ज़े तो आपने मुल्क के अंदर जो भी कुछ है वो किसी ना किसी तरह से रीशेड्यूल हो जाएगा। असल मसला बैरूनी कर्ज़ों का होता है। जब आप एक दफ़ा बैरूनी कर्ज़ों को रीशेड्यूल करा लें तो उसके बाद इंटरनल लोन्स जो हैं उसको भी रीशेड्यूल कराया जा सकता है। और जो असद उमर साहब ने अब से चंद घंटे पहले कहा कि हमें TTQ की पॉलिसी, यानी कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और क्वारंटाइन की पॉलिसी इख्तियार करके जो मुकम्मल लॉकडाउन हैं इससे पीछे हटना होगा, हम पार्शल लॉकडाउन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, वो आप उसे कैसे देखते हैं मईशत के हवाले से? मेरा ख्याल है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, मुकम्मल लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, मुकम्मल लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। या तो हुकूमत के पास इतने वसाइल हों कि लॉकडाउन कर दें और सबके घर में खाना भिजवाते रहें, फिर तो कोई बात नहीं है, आप लॉकडाउन भी कर दें और घर घर खाना पहुँचाएँ। क्योंकि हमारी हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं, तो हमें रियलिस्टिकली देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं और उसके मुताबिक चलना चाहिए। हमें पार्शल लॉकडाउन करना चाहिए,
हमें उन चीज़ों ख़ास तौर पे जैसे जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ मिसाल के तौर पे आटे की फैक्ट्री है, वो कतई बंद नहीं होनी चाहिए। वो वहाँ से आटे की सप्लाई सारे मुल्क में जाती है। इसी तरह से ब्रेड की फैक्ट्री है, अगर आप ब्रेड की फैक्ट्री को बंद करेंगे तो वो तो एक मुसीबत बन जाएगी और वो बहुत बड़ा हंगामा होगा। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि स्टेक होल्डर के साथ बैठ के और तय करे कि किसको बंद करना है और किसको नहीं करना है। जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कतई बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, इंडस्ट्रीज़ के लिए आप SOPs बनाएं। SOPs ये हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपने कम से कम आदमियों के साथ इंडस्ट्रीज़ को चलाएं और उसके साथ साथ जो रिक्वायर्ड SOPs हैं कि भाई एक आदमी दूसरे आदमी से 4 फुट 5 फुट दूर खड़ा होगा, उस तरह से काम करेगा, वो चीज़ें सारी होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ इंडस्ट्रीज़ भी चलनी चाहिए और लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, लॉकडाउन सॉफ्ट होने चाहिए। लॉकडाउन कभी भी बहुत अच्छा आइडिया नहीं था। इंडस्ट्री को चलना चाहिए, बिजनेस को खुलना चाहिए। कहते हैं कि जो बिजनेस कम्युनिटी है और जो इकोनॉमिक और बिजनेस कम्युनिटी और एक दूसरी तरफ जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनका आपस में वो एक पेज पे नहीं आ पाते हैं मौजूदा क्राइसिस में। अमेरिका में भी यही चीज़ हो रही है कि प्रेसिडेंट जो है वो इकोनॉमिक कम्युनिटी की आवाज़ में बात करते हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी तरफ से एक साइंटिफिक कम्युनिटी है जो शुरू से कह रही है कि लॉकडाउन्स करें, चीज़ों को बंद करें। तो आप अब कैसे देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल को? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हमारी इस पेंडेमिक से जान छुड़ाए। आपने एग्जांपल दी ये अमेरिका की, तो आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बात कर रहे होते हैं, राइट अवे दिस अदर जेंटलमैन टोनी फाउची, जिसके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला है, वो राइट अवे उसको कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट यू आर सेइंग द रॉन्ग थिंग, क्योंकि वो एक ओपन सोसाइटी है, उधर एक दूसरे से वो ये बात कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ सूरत हाल ये है, इफ़ वी एवेलुएट द ओवरऑल सिचुएशन कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को अगर एक क्रिटिकल वे में देखा जाए, आई थिंक वी हैव बीन डूइंग वेरी गुड। लॉकडाउन इज़ ए गुड स्ट्रेटजी, बट फॉर हाउ मच? तो उसके लिए सो फार सो व्हाटसोएवर वी हैव डन दैट वाज द गुड वे। अब जो सबसे अहम बात है, अभी मेरे से पहले वाले कलीग फरमा रहे थे कि इसके लिए SOPs बनने चाहिए। WHO ने आज से 4 दिन पहले फूड इंडस्ट्री के लिए SOP रिलीज़ किए हैं। जी, तो आई थिंक दे शुड बी अडॉप्टेड और हमें इसको लॉकडाउन इन ग्रेजुअल इसको इंडस्ट्री को ट्रेन कर देना चाहिए एंड द पीपल शुड बी वेरी वेल अवेयर एंड दैट विल बी द वे टू गो आई थिंक मेरे ख्याल में, क्योंकि हम कंटिन्यूसली वी कैन नॉट एग्जिस्ट इन द लॉकडाउन सिचुएशन बिकॉज द एनिमी इज इन। अच्छा, नहीं तो जो अब रिटेल स्टोर भी खुल जाने चाहिए। हम ये समझते हैं कि चले स्कूल बंद रहें, कॉलेज बंद रहें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बंद रहें, असेंबली प्लेसेस जो हैं जहां ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन रिटेल स्टोर्स के बारे में आपकी क्या एडवाइस हो? किराने के स्टोर, दुकानें। बात ये है कि इस पे अभी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो डिवाइड हो चुकी है। हमारे सामने एग्जाम्पल सामने है UK की के प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, हम जो है ना इसको अपनी जो है ना लेट दी ऑल दी कम्युनिटी गेट इम्यूनाइज, क्योंकि ये वायरस हर एक आदमी को नहीं मारता, बहुत ज़्यादा लोगों को ये इन्फेक्शन होती है एंड द पीपल आर गेटिंग इम्यून। ऑटो इम्यूनिटी, हार्ड इम्यूनिटी, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, लेकिन एक ऑटो इम्यूनिटी भी हो रही है जो 80 से 90% लोग हैं जिनको कुछ नहीं होता तो वो इम्यून हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि वो प्रेसिडेंट हिमसेल्फ ही फॉल विक्टिम ऑफ दिस वन। तो हमें इसको आई थिंक वी वुड हैव टू लुक इन ए वेरी केयरफुल वे। हाँ जी, तो आज ही रॉकी फेलर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अमेरिकन गवर्नमेंट को कहा है कि लेट्स फिनिश दिस लॉकडाउन, लेट एवरीबडी गेट गो आउट, लेकिन एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जो ओल्ड एज लोग हैं, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, उनको अलहदा कर दिया जाए, विच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। मेरे ख्याल में वो आइडिया इतना अच्छा नहीं है। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ रहे मोहम्मद नईम मीर साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। अब आपका इस वक्त क्या पोजीशन और क्या मौक़िफ़ है? ज़ाहिर है आपके लोग भी चाहते हैं कि वो महफूज रहें, वो भी महफूज रहें, उनके घर वाले भी महफूज रहें, लेकिन हम सुनते हैं कि डिमांड भी है कि दुकानें और कमर्शियल मार्केट्स वगैरह जो हैं वो खोली जाएँ।
जी बिल्कुल डिमांड है और बड़ी ज़्यादा डिमांड है कि अब बिज़नेस खुलना चाहिए। बिकॉज़ आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें ना, जो तिब्के माहिरीन हैं जो अपनी राय दे रहे हैं या व्यू पॉइंट दे रहे हैं वो सर आँखों पे बड़ा अहम है उनका व्यू पॉइंट, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हम रहते कहाँ पे हैं। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो 370 अरब डॉलर की हमारी पूरे मुल्क की बिज़नेस है, 25 अरब डॉलर का हमारा बाहर का बिज़नेस है, बाकी सारा तो हमारा डोमेस्टिक बिज़नेस है। इंडस्ट्री ने चलना है, ट्रेड ने चलना है, आपके पूरे निज़ाम ने चलना है। अगर ये नहीं चलेगा तो हुकूमत क्या इस पोजीशन में है? अभी आप बात कर रहे थे कि हमें वो फीड कर सके, हमें घर बिठा के खिला सके, नहीं, हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है। आप अभी बात कर रहे थे कि जो कर्ज़े हैं उनको रीशेड्यूल करने की बात हो रही है, नए कर्ज़े लेने की बात हो रही है, और फिर हम इसी जो कोरोना की जो वबा है इसी को और इन्हीं हालात को जो है हम इसका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं मुआशी तौर पे। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये बताएं मुझे कि जब आपने 1250 अरब रुपए का पैकेज दिया और आपने कहा जी कि हमने 8 अरब डॉलर का पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा पैकेज दिया है, तो उसमें ये मुझे सिर्फ बता दें कि उसमें छोटे ताजरों के बारे में आपने सोचा भी नहीं कि छोटा ताजर अगर 24 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लॉकडाउन की कैफियत में रहेगा तो वो अपने रोज़मर्रा के जो मुआशी नज़्म व नस्क है उसको कैसे चलाएगा? ये किसी ने सोचा ही नहीं। वेयर एज कि आप अमेरिका की मिसाल लें जहाँ मेरी बात मुझे डॉक्टर साहब ज़ाहिर है पैकेज तो मीर साहब हुकूमत ने उन लोगों के लिए निकाला है कि जो बिल्कुल गरीब हैं और एक पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, बिकॉज पैकेज में तो लोगों को 3-3, 4-4 या 10,000 रुपये महीने के देने, और अक्सर दुकानदार जो है वो उस लेवल ऑफ पॉवर्टी पे तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं, यही तो आपकी गलत फहमी है। देखें, यहाँ पर जो दिहाड़ीदार का तस्वर है वो ये समझ लिया गया है कि वो वही है जो मज़दूर है और जिसने बेलचा उठाया हुआ है और जिसने हाथ में को तेज़ी चहनी पकड़ी हुई है और वही दिहाड़ीदार है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा कमर्शियल मीटर होल्डर है उसमें 70% वो दुकानदार हैं जो रोज़ाना अपने बिज़नेस पे जाते हैं और रोज़ाना जो वो सेल करते हैं उन्होंने 2-3 खाने बनाए होते हैं अपनी सेल के। कुछ पैसे वो अपने गोदाम के किराए के खाने में डालते हैं, कुछ दुकान के किराए में डालते हैं और कुछ अपने मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए डालते हैं, और महीना पूरा जब वो खाने मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद वो उन खानों से वो पैसे निकालते हैं रोज़ की रोज़ के बिज़नेस के, और फिर वो अपनी अदायगियाँ करते हैं। और एक खाना उनका होता है जो उन्होंने अपने घर का राशन और घर का निज़ाम चलाना होता है। तो ये जो है ना, ये एक्चुअल ये फैक्ट है। इसको किसी ने समझा ही नहीं, इसको किसी ने जाना ही नहीं, और इसको समझे और जाने बगैर ही एक ऐसा पैकेज। मीर साहब, फिर तो आपको बड़ा खुश होना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो शुरू से कहते रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होने चाहिए, पार्शल होने चाहिए, मुकम्मल लॉकडाउन सही आइडिया नहीं है। असद उमर ने आज भी कहा है कि हम खोलना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत तो खोलना ही चाहती है। ये तो सिंध हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब और मुख्तलिफ इदारे या लोग जो हैं वो चाहते हैं कि लॉकडाउन हो। वफाकी हुकूमत तो हमेशा से लॉकडाउन के खिलाफ थी, तो आपको तो फिर वफाकी हुकूमत के साथ होना चाहिए। बिल्कुल, इस बात की आपकी बात के ना दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हुकूमत जो है वो ये कह दे कि जी पाकिस्तान के तो बिल्कुल ऐसे हालात नहीं हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ है, लिहाजा बीमारी को फैलने दिया जाए और सारे अपना कारोबार करें, काम करें, जितने लोग मर जाएंगे। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि 1.5 बंदा मरता है, तो वो 1-1.5 बंदा जो मरता है वो मर जाएगा, जान छूटेगी। आबादी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है। एक तो पहला जो नुक्ता नज़र है आपकी गुफ्तगू का, पहला आस्पेक्ट तो ये है। दूसरा आस्पेक्ट ये है कि वफाकी हुकूमत के पास जो दस्तयाब वसाइल थे, जो उन्होंने पैकेज दिया उसके अंदर उन्होंने SME सेक्टर के लिए एलोकेशन ही नहीं की। आप मुझे बताएं, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स का पैकेज देते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे पता है कि मैंने अपने छोटे कारोबार और छोटे बिजनेसमैन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। उनकी ट्वीट उठा के देख लें, और मैं उनके लिए तारीख साज इक़दामात करने जा रहा हूँ। आप UK में चले जाएँ, कनाडा में चले जाएँ, उन्होंने अपने छोटे कारोबार को कहा है कि आप लॉकडाउन हो, आपकी जानें बड़ी अजीज़ हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ बहुत अजीज़ है, लेकिन हम आपको 75% आपके मुलाजमीन की तनख्वाहों में कंट्रीब्यूशन देंगे, आपने उन्हें ले ऑफ नहीं करना, और साथ हम आपको ये 1000-2000 डॉलर दे रहे हैं, आपका ख़र्चा भी चले। मुझे ये बताएं कि अगर आपने लॉकडाउन करना है और पूरी दुनिया का यही मॉडल चल रहा है कि लॉकडाउन ही इस वबा को रोकेगा, तो फिर उस लॉकडाउन के नतीजे में जो मुतासरा फरीक हैं वो सिर्फ दिहाड़ीदार हैं? नहीं, वो दुकानदार भी हैं, कमर्शियल मीटर होल्डर्स हैं, उनके लिए आपने कुछ किया ही नहीं। और यही सवाल जब मैंने एक पिछले प्रोग्राम में मजीद बात करते हैं, नहीं मीर साहब इस पे मज़ीद करते हैं, ये एक अच्छा नुक्ता आपने उठाया, इस पे मजीद बात करते हैं। एक ब्रेक ले लें, उसके बाद नाज़रीन इस बात को आगे बढ़ाते हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी आते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले मोहम्मद नईम मीर साहब ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने जो पैकेज दिया है 1.2 खरब का, 1200 अरब का, उसमें जो ट्रेडर है, उसमें जो दुकानदार है, उसके लिए कुछ नहीं रखा गया। हारून शरीफ साहब, क्या हुकूमत के पास 2 ऑप्शन थी, या तो लॉकडाउन ना करती या फिर ट्रेडर कम्युनिटी को भी उसमें अकोमोडेट करती है अपने पैकेज में?
जी, पहले तो एक क्विक कमेंट अभी कर्जों के ऊपर। देखिए, हमने जो बात की है कर्जों की वो मल्टीलैटरल की है। मैं ये भी रेज करना चाहूंगा कि जो हमारे दोस्त ममालिक के कर्जे हैं वो भी हमारे पास कोई 10 अरब डॉलर के लगभग हैं, और वहां पर हमारा बायलैटरल डिप्लोमेसी में हमें पुश करना चाहिए, क्योंकि उनको डील करना निस्बतन आसान होगा और टेस्ट भी हो जाएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें कैसे देख रही है। अब आइए आप ये जो इस वक्त ट्रेडर्स का और जो ट्रेडर्स की डिमांड है कि भाई हमें या तो लॉकडाउन ना करते या हमें इस पैकेज में से पैसे। जी, मैं इसी पर आ रहा हूं। देखिए, इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट की एनालिसिस देखें तो 42% या 42% लोग ज़रई या ज़राअत के शोबे में एम्प्लॉयड हैं। तकरीबन 35% लोग जो हैं वो सर्विसेज में हैं, जिसके अंदर ये रिटेल और दुकानदार भी आते हैं। जो बाकी के हमारे बचते हैं कोई 23% लोग, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड हैं। अब आप जहां तक मुझे इस आर्गुमेंट से हमदर्दी है कि जो दिहाड़ीदार है या जो डेली जो वल्नरेबिलिटी है वर्कफोर्स की, वो सर्विसेज सेक्टर में कहीं ज्यादा है कंस्ट्रक्शन से और बाकी चीजों से। सेल्समैन है, सेल्स गर्ल है, गैस स्टेशन पे काम करने वाले हैं, ड्राइवर हैं, चौकीदार हैं ना। इन सब लोगों के पास ना तो कोई फॉर्मल बैंक अकाउंट होता है। जब कैश फ्लो का प्रेशर आता है तो वो दुकानदार सबसे पहले अपना रेंटल नहीं पे कर पाएगा, सेकेंडली वो अपने स्टाफ को ले ऑफ करना शुरू करेगा। पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर इस कैश फ्लो को मीट करने के रिसोर्सेज अभी नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो बड़े बिजनेसमैन के साथ और बैंकों के साथ मिलकर कोई पैकेज बनाएं ताकि इनको 3 से 6 माह के लिए सस्टेन किया जा सके, ताकि अल्लाह करे जब हालात नॉर्मलाइज हों तो ये लोग पैरों पे खड़े हो सकें। ये लोग वो हैं जो गुर्बत की लाइन के नीचे भी नहीं है। जी, इस पे देखिए, पैकेज का जरूरी नहीं है कि कैश का हो। जैसे इन्होंने जिक्र किया, ये उधार पे जिनसे चीजें लेते हैं उनसे कहा जाए कि इनसे अभी रकम आप 3 माह ना वसूल करें। यूके ने कहा कि आप अपने किराए जो हैं वो 3 माह के लिए डिफर कर दें, आप अपने मॉर्टगेज डिफर कर दें, हम आपको 3500 पाउंड महाना देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये जो तबका है खास तौर पे अर्बन इलाके का सफेद पोश सर्विसेज वाला, इसको केटर करने के लिए वाकई एक हमारा सिग्नल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अगर 2 माह किराया नहीं दे पाएंगे या बिल नहीं पे कर पाएंगे, जैसे पहले बात हुई थी कि आप वापडा के बिल ना पे करें, गैस के बिल ना पे करें, इस पे कुछ क्लियर पॉलिसी की जरूरत है, क्योंकि ये तबका कैश फ्लो वाइज सस्टेन नहीं कर पाएगा। कहीं पर भी दुनिया में जो बड़ा आदमी है उसके पास रिजर्व्स होते हैं। जुबैर तुफैल साहब, ठीक मेरे साथ। जुबैर तुफैल साहब, हुकूमत को याद ही नहीं रहा कि 35% लोग जो हैं वो रिटेल सेक्टर में हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर हैं, वो तो मारे जाएंगे। उन्होंने गालिबन एसएमई जो सेक्टर है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो मैं चाहूँगा कि अगर नहीं भी दी तो ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत आज भी स्टेट बैंक को ये हिदायत जारी कर सकती है कि वो कमर्शियल बैंक्स के ज़रिए इस एसएमई सेक्टर को भी सपोर्ट दे। उसके लिए सर्टन अमाउंट या इसी में से मुहैया करे या उसको फर्दर एक्स्ट्रा उसको दिया जाए। देखिए, पैसे का तो देखिए, मैं आपसे बताऊं, सबसे पहले जैसे इंडस्ट्री का मैं ये कहूँगा कि इंडस्ट्री को चाहिए अपने मुलाजमीन को ले ऑफ नहीं करे। अपने मुलाजमीन, देखिए मुलाजमीन को तो मैं थोड़ी मेरी अर्ज़ सुने, देखिए मुझसे बाज़ लोग मेरे इंडस्ट्री के साथी जो हैं वो नाराज़ होते हैं, लेकिन हकीकत ये है जब इतने अरसे से हम इंडस्ट्री चला रहे हैं तो हम उनके लिए जो भी हमारे मुलाजमीन हैं उसको किसी तरह से 2 महीने या 3 महीने तो बर्दाश्त करें। देखिए, एक तो अप्रैल का महीना है, उसके बाद दूसरा रमज़ान शुरू हो जाता है, तो वो अबाउट 25 अप्रैल से रोज़े शुरू होंगे। तो आपको मई का महीना भी पूरा जो है वो जो सेक्टर जिसमें दम है, अगर नहीं है तो उसके लिए स्टेट बैंक ने ऑलरेडी पॉलिसी दे दी है कि वो लोग जो है सैलरीज़ के लिए पैसे बैंक से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 3 महीने का टाइम भी दिया है। उसके साथ ये भी कहा है उसको आप रीपेमेंट तकरीबन 2 साल तक कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंटरेस्ट भी 5% कर दिया है। देखें, स्टेट बैंक ने जहां तक हो सकता है उन्होंने इनके लिए जगह रखी नहीं, हमारे लिए नहीं रखी, हमारे लिए नहीं रखी। हमें कोशिश यही कर, यहाँ जुबैर साहब बात मैं एग्री करता हूँ। नहीं मीर साहब, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए रखी है, रजिस्टर्ड सेक्टर के लिए रखी है, अनरजिस्टर्ड सेक्टर के लिए स्टेट बैंक ने कोई जगह नहीं रखी। उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही, ना उन्हें कोई ऑफर की गई है। ठीक है, आप अपनी बात को जरा तस्हीह कर लें। मेरी बात सुने। देखें, मैं आपसे एग्री करता हूँ,
मीर साहब आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात ये है, अगर नहीं रखी तो ऐसी बात थोड़ी है, हुकूमत कल हुक्म जारी कर सकती है स्टेट बैंक को कि एसएमई सेक्टर जो है इसके लिए इतने अरब रुपए रखे गए हैं और इस सेक्टर को भी जो है 1 साल या 2 साल के लिए कर्जा दिया जाए और 5% पे ही दिया जाए जैसे दूसरों को दिया गया है। तो इस तरह से ये एसएमई सेक्टर जो है बहुत अहम सेक्टर है हमारी मईशत का, तो इनकी भी जो मुश्किलात हैं इसको हल करना चाहिए और हल आसानी से हो सकता है। हुकूमत का एक ऑर्डर होगा स्टेट बैंक को, और स्टेट बैंक जो है, और स्टेट बैंक भी इस चीज़ को समझती है, अगर किसी जगह कोई उनसे कोताही रह गई है तो उसको एड्रेस किया जा सकता है और इनके एसएमई सेक्टर को भी जो है लोन वगैरह बराबर इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिलना चाहिए और 5% इंटरेस्ट पर ही मिलना चाहिए। ये नुक्ता जो है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंटरप्राइज की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से, दुकानदारों की तरफ से ये इशू सामने आ तो गया, हुकूमत के कानों तक चला तो गया। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, इस तमाम बहस से ये पता चलता है कि कितना ज़रूरी है कि जो मुकम्मल लॉकडाउन की सी सूरत हाल है वो उसमें से निकला जाए बतदरीज, और साथ ही जो साइंटिफिकली ये ज़रूरी है कि अगर हम लॉकडाउन में से निकलते हैं, दुकानें खुलती हैं, स्टोर खुलते हैं, करियाना स्टोर खुलते हैं, मुख्तलिफ जगहें खुलती हैं, तो फिर साइंसी हिकमत अमली के तहत कुछ ऐसी तदाबीर भी होनी चाहिए ताकि लोग एक दूसरे को बीमार ना कर सकें। तो वो तदाबीर जो है वो क्या होंगी, 3, 4, 5 बड़ी चीज़ें क्या होंगी जो लोगों को तदाबीर, ताकि लोग जब सड़कों पे आएँ तो वो तदाबीर इख्तियार कर सकें, वो क्या है? देखें जी, बेसिकली जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो तो है जो ना फिज़िकल डिस्टेंसिंग, कि हमें एक दूसरे के साथ नहीं आना, क्योंकि ये वायरस ड्रॉपलेट की फॉर्म में एक इंसान से दूसरे इंसान तक चला जाता है। दूसरा ये है कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एनी इंडस्ट्री, अगर कोई है तो ये इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वे लोगों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उनकी ट्रेनिंग भी दे कि किस तरीके से मास्क पहनना है। एवरीबॉडी शुड बी वेयरिंग गॉगल्स, यानी मैं बात कर रहा हूँ ग्लासेस की, ऐनक की, क्योंकि ये वायरस हमारे बाई आइज़, बाई नोज़ और बाई माउथ जो है ना ड्रॉपलेट की फॉर्म में चला जाता है। तो हमें इस चीज़ के लिए डेफिनेटली तैयार होना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इंडस्ट्री की बात हो रही है तो वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग कॉटन इंडस्ट्री, मेरे ख्याल में वैल्यू एडिशन करनी चाहिए एंड वी शुड ट्राई टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग आवर ओन मास्क। यही नहीं कि हम अपने मास्क खुद बनाएं, बल्कि वी शुड बी दी एक्सपोर्टर, क्योंकि आने वाले दिनों में ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे विल बिकम वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इसकी मेरे ख्याल में ओवरऑल एवरीबॉडी इन द नेशन हैज़ टू लर्न। एक एम्प्लॉई है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एम्प्लॉयर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई लाइक द आइडिया कि हमारे कलीग जो फरमा रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको ले ऑफ नहीं करना चाहिए, दे शुड कंटिन्यू। देखिए ये वायरस, दिस इज़ नॉट द एंड, इट विल फिनिश, वायरस विल गो अवे, क्योंकि लोगों में या ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी। और गवर्नमेंट भी अगर ये लॉकडाउन और आपको घरों में रखने की स्ट्रेटजीज कर रही हैं, दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ कि उनकी मेडिकल हमारी फैसिलिटीज़ अच्छी हों, एवरीथिंग शुड बी गुड। खुदा ना करे अगर कोई बीमार होता है, मुझे डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेनी है बुनियादी तौर पे, मैं थोड़ा सा सम अप करना हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है। बुनियादी तौर पे नाज़रीन, ये सूरत हाल जो है, ये जो पेंडेमिक का ख़तरा है, ये अगले कई हफ्तों या महीनों तक चल सकता है। इसका मतलब है कि हमें हमारी वर्कफोर्स को, लोगों को, मज़दूरों को, फैक्ट्रियों में काम करने वालों को, वहाँ के मैनेजर्स को और मुख्तलिफ जो बिजनेसेस हैं वहाँ बिजनेस मैनेजर को और जो काम करने वाला है उसे अपने आप को रीट्रेन करना पड़ेगा। यानी जो चीज़ हमने फरवरी में इस प्रोग्राम से कहनी शुरू की थी, हमें हाथ मिलाने बंद करने होंगे, भूल जाना होगा, हमें गले नहीं लगाना होगा, हमें दूसरों से दूर रहना होगा, हमें मास्क जो हैं वो पहनने होंगे, हमें किसी दूसरे के करीब खांसी या छींकने का जो था कि लोगों के ऊपर ही छींकते थे, वो कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। बुनियादी तौर पर एक ज़हनी तब्दीली लानी पड़ेगी इस नए खौफ के माहौल से निकलने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूँ मोहम्मद नईम मीर साहब की तरफ। मोहम्मद नईम मीर साहब, आपका जो पाकिस्तान अंजुमन ताजरान है, आपका जो मौक़िफ़ था वो तो हम लेकर आए हैं सबके सामने और तमाम ही लोगों ने आपके मौक़िफ़ से एग्री भी किया। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर लॉकडाउन उठता है, पार्शल लॉकडाउन उठते हैं, दुकानें, करियाना स्टोर, जनरल स्टोर, ये सब चीज़ें, रिटेल स्टोर जो हैं ये खुलते हैं, तो क्या आपकी जो एसोसिएशन है वो अपने मेंबर्स को ये समझा सकेगी कि इस नए माहौल के अंदर जो एहतियाती तदबीर हैं उन्हें इख्तियार करना है,
मास्क पहनने हैं, सफ़र जो है वो सेफ तरीके से करना है, फासला रखना है, हाथ नहीं मिलाने हैं। क्या आप अपनी दुकानों के अंदर हाथ धोने का सिलसिला रखेंगे? हमने देखा आपकी जो मार्केट्स हैं अक्सर पाकिस्तान में, वहाँ तो ना तो टॉयलेट्स हैं, ना वहाँ पे पानी है, ना वहाँ पे कोई धोने का सिलसिला है। तो इन सब चीज़ों का क्या होगा, कैसे करेगी इसको एसोसिएशन मैनेज? देखें, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले एसोसिएशन तो बाद में काम करेगी ना। सबसे पहले तो जो तिब के माहिरीन हैं या जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया या लोकल इंतज़ामिया है वो हमारे साथ बैठे तो सही इस मौजू पे। पहले हमें तो एजुकेट किया जाए कि हमने करना क्या है। पहले हमें वो पूरा एक प्लान दें और अगर उस मंसूबे के मुताबिक और उन एहतियाती तदाबीर को हम इख्तियार ना करें तो बिल्कुल उस मार्केट को सील कर दिया जाए, उस मार्केट को बंद कर दिया जाए। पहले मरले में, पहले फ़ेज़ में हमारे साथ वो इस मामले पर इंटरेक्शन तो करें। अभी तो सूरत हाल ये है कि कोई इंतज़ामी अफसर जो है वो हमारे साथ इस मौजू पर तो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। हमने इसीलिए ये मशवरा दिया था कि इस लॉकडाउन को आप मरलावार इस तरह खोलें कि वो तहसीलें और वो छोटे इलाके जहाँ कोरोना वायरस की निशानदेही हो चुकी है उसको कॉर्डन ऑफ करें, बाकी का इलाका खोलें और उनको कॉर्डन ऑफ करके रखें उसके दाखिली और ख़ारजी रास्तों को, ताकि वहाँ से लोग ना अंदर आएँ ना लोग वहाँ से बाहर जाएँ, ताकि वो कोरोना ट्रांसफ़र ना हो और बाकी का जो कारोबारी नज़्म व नस्क है वो चलता रहे और वो चले वो उन एहतियाती तदाबीर और उन रहनुमा असूलों के मुताबिक जो रहनुमा असूल हमें इंतज़ामिया और तिब के माहिरीन प्रोवाइड करें। देखें, बहुत सी जगहों पे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और इंतज़ामिया के लोग हैं, जैसे इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं हमजा शफकात, ये तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं ये लोग सब। लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। एक छोटा सा नुस्खा मुझे बता दें, इस्लामाबाद जैसा जो शहर है यहाँ भी मैंने देखा है कि अक्सर मार्केट्स में आप अगर कोई टॉयलेट पूछें तो टॉयलेट नहीं है, वो बना ही नहीं है। माशाल्लाह सीडीए ने जो नक्शा अप्रूव किया है उसमें या तो रखा ही नहीं है, अगर रखा है तो वो बना नहीं है, अगर बना था तो वो ख़राब हो गया है। तो उसका क्या होगा जब टॉयलेट ही नहीं है, पानी ही नहीं है, बेसन है ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? अच्छा, इस्लामाबाद की मार्केटों का, यानी इस्लामाबाद की तरह की जो बड़ी मार्केटें हैं जहाँ खुली जगह अवेलेबल है ना, उसके लिए मेरे पास एक तजवीज़ है कि कंटेनर वॉशरूम मिलते हैं, वो फौरी तौर पर लहदा अगर कंटेनर वॉशरूम रख लिए जाएँ और उन कंटेनर वॉशरूम को चलाने के लिए जो ज़िले इंतज़ामिया अपना अमला वहाँ रख ले और वहाँ पर जो है वो पानी वगैरह का इंतज़ाम करें और वहाँ अपनी फ़ीस भी एक लगा लें, तो इससे भी ये जो वॉशरूम के मसाइल हैं ये इसका फौरी हल ये है। अदरवाइज़ तो फिर यूनियंस जो है हमारी वो अल्टरनेट जगहों पर अपने वॉशरूम जितनी देर में तामीर नहीं कर लेती उतनी देर पर कंटेनर वॉशरूम भी रखे जा सकते हैं। गुड सजेशन। ज़रा इसी चीज़ को मैं ले रहा हूँ ज़ुबैर तोफैल साहब के साथ। ज़ुबैर तोफैल साहब, क्या आप मुझसे एग्री करेंगे कि पिछले 70 साल से हमने एक एंटी मॉडर्निटी के तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है? दुकानदार हो, मार्केट वाला हो, सरकार का हो दफ्तर या फिर फैक्ट्री हो, हमारी बिजनेस हो, हमने इन चीज़ों का तो सोचा ही नहीं है कि वर्कर को साफ टॉयलेट भी चाहिए होगा, वहाँ सिंक भी होना चाहिए, वहाँ पानी की फरहमी होनी चाहिए, वहाँ साबुन होना चाहिए, कहीं डिसइंफेक्टेंट हो। ये सब चीज़ें तो हमने कभी फराहम की ही नहीं है, ये तो था ही नहीं हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इसमें बहैसियत कौम हमने बिल्कुल नहीं सोचा, ना ताजरों ने सोचा, ना सनतकारों ने सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा। हर आदमी अपनी छोटी छोटी बचत के अंदर लगा हुआ था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि लोगों की सेहत का क्या होगा। बहरहाल इस कोरोना वायरस से और पेंडेमिक की वजह से मैं समझता हूँ कि आने वाले जो दिन होंगे उसमें दुनिया पहले की निस्बत बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। ना सिर्फ यूरोप में तो खैर तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं वो सही तरह से की जाती हैं, लेकिन कम से कम एशिया में पाकिस्तान, हमारा मुल्क जैसे पाकिस्तान है, हम इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन ये बिल्कुल तब्दील होने जा रहा है। हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, नए सूरत हाल के मुताबिक चलना होगा। और मैं चाहूँगा कि कोई भी नई बिल्डिंग, मार्केट, कहीं भी कंस्ट्रक्शन होती है उसमें उन इदारों का फ़र्ज़ है कि जो भी आदमी मार्केट बनाता है या दुकान बनाता है उसके अंदर टॉयलेट भी होना चाहिए, उसको पानी भी मिलना चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और जो इसको फुलफ़िल ना करे, उस मार्केट को चलने ही ना दे, उसको हुकूमती इदारे उसको बंद कर दें, वो जाके चेक करें। हाँ, मसला ये है कि जो मार्केट पहले से बनी है उनका क्या किया जाए। डॉक्टर मोहम्मद उनको भी कहा जाए डॉक्टर मोहम्मद उनको भी कहा जाए कि जो मार्केटें बनी है वो भी। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार, आप माहिर हैं वबाई अमराज के, आप एक एकेडमिक भी हैं, मतलब पाकिस्तान में आप मुझसे एग्री करेंगे कि यहाँ पर इस किस्म की कोई प्लानिंग कम्युनिटी हेल्थ के हवाले से कोई इफ़ेक्टिव प्लानिंग कभी हुई नहीं है। हमारे यहाँ दिल के अमराज के सर्जरी करने के, ये किडनी के तो बड़े महंगे अस्पताल बन गए हैं,
लेकिन हमारे यहाँ अभी भी बच्चे जो हैं वो डायरिया से मर जाते हैं, गंदे पानी से मर जाते हैं, गंदे दूध से लोग मर जाते हैं। हमारे यहाँ फूड हैंडलर एक्ट अगर है भी तो कोई उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। फ्लू वैक्सीन पाकिस्तान में 1000 रुपए की बन सकती है, लेकिन कोई कल्चर ट्रेडिशन या गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट ही नहीं बनी पॉलिसी कि हर साल सितंबर अक्टूबर में लोग फ्लू वैक्सीन लगवाएं, ताकि ये जो जुकाम से सारा पाकिस्तान खांस रहा होता है या छींक रहा होता है, ये कम से कम ट्रेंड रुक सके। तो क्या आप समझते हैं कि अब हमारी आंखें खुल जाएंगी? डॉक्टर पीरज़ादा साहब, मेरे ख़्याल में हमें इट्स टाइम टू स्टार्ट फॉलोइंग द इस्लामिक कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज़। अत्तहूर व शतरुल ईमान, सफाई निस्फ़ ईमान है, जिससे हम दूर रहे और आज हम इस जगह तक पहुंच चुके हैं। अमेरिकन स्कॉलर परेशान हैं जब वो हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ को देखते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हदीस मुबारक है कि जिस जगह पे बीमारी आ जाए आप उस जगह से ना निकलो और उसमें बाहर से लोग ना आएँ। तो दे आर वेरी मच अपसेट कि यार ये कैसे उस वक्त उनको पता चल गया कि ऐसे इश्यूज़ आने हैं। ये आपकी बात बिल्कुल बजा है। इट्स टाइम कि हम जो एकेडमिक कम्युनिटी है, रिसर्चर कम्युनिटी है, हम बैठें इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। देयर विल बी ए बिग अपॉर्चुनिटी टू मैन्युफैक्चर एंड सिंथेसाइज डिसइंफेक्टेंट, एंटाइसेप्टिक, सैनिटाइज़र, इनकी बहुत बड़ी मार्केट होगी। अभी जो हमारे पास है ओनली अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है। वी कैन डेवलप, हमारे यहाँ बेहद केमिस्ट हैं, हमारे यहाँ बेहद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये जब इकट्ठे मिलेंगे तो इंशाल्लाह वी कैन सिट टुगेदर। और मेरी यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। मेरे पास सिर्फ 1.5-2 मिनट है, मैं जरा हारून शरीफ साहब को ले लूँ। हारून शरीफ साहब, क्या ये जो सब कुछ हुआ है और अमेरिका की पब्लिकेशन और पॉलिटिशियंस मसलसल की दावा कर रहे हैं कि ये वायरस जो है ये वेट मार्केट से नहीं बल्कि एक वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट या लैब्स थी, वहाँ से ये गलती से निकला है, तो आप समझते हैं कि अगले चंद आने वाले हफ्तों महीनों में अमेरिका और चीन के दरमियान में इन मामलों के ऊपर टेंशन बढ़ने वाली? देखिए, इस वक्त जो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मेरी 2-3 सजेशंस हैं जो भी आपने गुफ्तगू की है, टू सम इट अप। देखिए, जहां तक रेगुलेटरी मैकेनिज्म का ताल्लुक है, पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी खासी कम है। जब तक ये पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप और सेल्फ रेगुलेशन के एसओपीज नहीं बनेंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। जो कंपाउंड के अंदर फैक्ट्रीज हैं वहां पर आसान है, ओपन मार्केट्स में बहुत मुश्किल है। हमारा इस वक्त हेल्थ के ऊपर जो खर्चा है तकरीबन 1.12% जीडीपी का है। हमें ये चाहिए कि इसको डबल करें, और जितना हम डबल करें उसका जो बराबर है वो लोन की माफी के लिए बात करें इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कि हम ये पैसा डाइवर्ट कर रहे हैं, हम ये हेल्थ में, एजुकेशन में, अवेयरनेस में लगा रहे हैं, आप ये हमसे वापस ना लीजिए। ये खित्ते में पाकिस्तान इस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 152वें नंबर पर है। ये एक ओवरऑल रिप्रायोरिटाइजेशन ऑफ पॉलिसी जब होती है तो उसको फाइनेंस करने के लिए बजट में जान नहीं है। सही कह रहे हैं। मुझे मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। हारून साहब, मेरे साथ रहिए। तमाम मेरे पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया। बहुत सही कहा हारून शरीफ साहब ने कि इसमें एक मनसूबाबंदी और हेल्थ के ऊपर अपनी स्पेंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करूंगा कि हमें अपने सोच के अंदाज को भी बदलना पड़ेगा। हमने इन चीज़ों पे सोचा हुआ भी नहीं है। जब तक हमारा फ़र्द और हमारा शख्स और हमारा इंडिविजुअल जो है वो ज़हनी तौर पर अपने आप को मॉडर्न लाइफ के अंदर, जहाँ ये चैलेंजेस हैं जो पहले इतनी शिद्दत से नहीं थे जितने अब हैं, वो अब चैलेंजेस हैं, जब तक जहन और सोच नहीं बदलेगी हम महफूज नहीं रह सकेंगे। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।